कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज विशेष क्लास के लिए हाजिर हुए हैं। आज 67वें बीपीएससी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिर इस परीक्षा को किस तरह से क्लियर किया जाए। निश्चित रूप से बीपीएससी की परीक्षा हमेशा से एक चुनौती रहा है छात्रों के लिए, क्योंकि बीपीएससी में सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जितने हिंदी पट्टी के हर स्टेट के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बीपीएससी ने अपनी कार्य प्रणाली को इतना अच्छा कर लिया है कि पूरे देश के आयोग कहीं ना कहीं बीपीएससी से प्रेरित होकर देखिए हम लोग आज जिन जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 66वें बीपीएससी की, जिसके सॉल्व जो है मैं काफ़ी पहले एग्ज़ाम के जस्ट बाद जब 66वें बीपीएससी की पीटी हुई थी तो उसके बाद मैं डाल चुका था। तो उन प्रश्नों में क्या नेचर थे उस पर हल्की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या रहता है बीपीएससी का, इसके प्रीलिम्स पर ही हम लोग रहेंगे, सेकेंडरी मेंस पर अभी सेकेंडरी नहीं रहेंगे। उसके अलावा तैयारी इसका कैसे करें, क्या समस्याएं आती हैं, इसका क्या समाधान है। इसके साथ साथ हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि जेपीएससी के एग्ज़ाम्स के साथ अगर तुलना बीपीएससी के एग्ज़ाम की करते हैं तो क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, ठीक है। साथ ही हल्की फुल्की चर्चा इसकी भी कर लेंगे, क्या दोनों आयोगों के यानी कि एक से अधिक पीसीएस की तैयारी करना उचित है या अनुचित है। और साथ ही हम लोग यह भी चर्चा कर लेंगे कि मेंस की अगर तैयारी नहीं है तो क्या बीपीएससी की प्रीलिम्स में बैठना चाहिए या नहीं, क्या सही होता है रणनीति। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बीपीएससी के पिछले परीक्षा को देखते हुए 66वें बीपीएससी के प्री पर। देखिए 66वें बीपीएससी एक परिवर्तन तो बीपीएससी का जहाँ तक बात है तो परिवर्तन आया था 60 से 62 में, जब सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में काफ़ी चेंजिंग बीपीएससी के द्वारा लाया गया था। हालांकि यह पूरी तरह से यूपीएससी की तरह नहीं किया गया, सीसेट को लागू करने का वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है और शायद भविष्य में भी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि मैथ तो इंक्लूड 15 के करीब मैथ रीजनिंग जो आपके जीएस पेपर होते हैं उसी में आ जाता है। लेकिन इस चेंजेस के बाद अगर देखा जाए तो 66वें बीपीएससी में कुछ और चेंजेस फील हुए हैं, तो उन चेंजेस के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि उन चेंजेस में इतिहास में थोड़ा सा क्वेश्चंस का नेचर में जो था थोड़ा चेंजेस आया है। पहले जहां सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को महत्व देता था बीपीएससी, तो 66वें बीपीएससी में मैंने देखा कि मध्यकालीन और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, उसके प्रश्नों को भी काफ़ी महत्व दिया है। आप देख सकते हैं, प्रश्न मैं दे दूंगा लिंक। इसके अलावा बिहार और करेंट अफेयर्स के 24 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अत्यधिक वृद्धि देखी गई, दो परिवर्तन है। लेकिन अगर समग्र रूप से बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के नेचर की बात करें तो जिस ढंग से अगर झारखंड की परीक्षा के नेचर की बात की जाती है तो यह सीधा सीधा सभी लोगों के द्वारा कह दिया जाता है कि 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन झारखंड से आने वाले हैं, इसलिए झारखंड पर ज़बरदस्त कमांड रखिए। उसी तरीके से बिहार के की पॉइंट को अगर बात किया जाए, जिस ढंग से झारखंड का की पॉइंट है झारखंड स्पेशल, तो बिहार का की पॉइंट में इतिहास होगा, विज्ञान होगा, मैथ रीजनिंग होगा और करेंट अफेयर्स। ये चारों को मिला के 100 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो ये चारों की पॉइंट है, ठीक है। आगे हम लोग रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन सारे सेक्शंस की कैसे तैयारी की जाए कि बीपीएससी में 110 प्लस का स्कोर लाना संभव हो, ठीक है। 110 से नीचे टारगेट मत रखिएगा। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जितना कट ऑफ जाएगा आपके कैटेगरी का जाएगा, लेकिन टारगेट सभी का 110 प्लस ही होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी जो है ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा ऊंचा से ऊंचा स्कोर जो है आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग 67वें बीपीएससी में क्या क्या सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए छोड़ना किसी को नहीं है, उसके पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है। जो सेक्शन सिलेबस में दिया गया है हर सेक्शन पे ज़बरदस्त कमांड करके जाइए, आपका हाई स्कोर रहेगा। प्रीलिम्स जिस दिन दे के आइएगा या उससे पहले भी
लगभग आप कंफर्म रहेंगे कि हाँ प्रीलिम्स हमारा क्लियर होने वाला है। जो भी 2-3-4 महीना समय मिलता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, आप ज़बरदस्त तरीके से मेंस को तैयारी कर सकते हैं। तो इस बार जो है बिहार और करेंट अफेयर्स ये दोनों तो महत्व बना ही रहेगा। बिहार का महत्व जो पिछली बार रहा था, यहाँ तक बिहार के करंट अफेयर्स भी दिए गए थे, ओके, तो वो महत्व बना रहेगा। इस बार ज्योग्राफी, पिछली बार काफ़ी कम प्रश्न आए थे सीधे सीधे, तो इस बार ज्योग्राफी के प्रश्नों की संख्या बढ़ने की जो है पूरी संभावना है। और साइंस टेक के प्रश्न भी कुछ बढ़ सकते हैं साइंस सेक्शन में, और इकोनॉमिक्स के प्रश्न बढ़ सकते हैं। और जो एक सेक्शन है महामारी से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या 2-3 तक रह सकती है। उसके लिए मेंटली आप रेडी रहेंगे, चाहे कोरोना का एप हो, कोरोना से संबंधित योजनाएं हों, केंद्र की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं, उन सभी के लिए जो है आपको रेडी रहना है। हम लोग अब 67वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें उस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बीपीएससी के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, इसके एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी जो सिंपल है, कोई भी सिविल सेवा के लिए सिंपल ग्रेजुएट होता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो होना चाहिए। अपेयरिंग को यहाँ पर भी अलाउड नहीं है, जिस तरीके से जेपीएससी में अलाउड नहीं है। अगर आप अपेयरिंग हैं, आपका रिजल्ट आने उससे नहीं मतलब है, आपका रिजल्ट आ चुका है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, अगले बार का इंतज़ार करना होगा। जनरल मेल के लिए 37 ईयर है जनरल मेल के लिए। फीमेल, अगर जनरल फीमेल की बात की जाए तो 40 ईयर्स है, ओके। और जनरल फीमेल ओबीसी के मेल या फीमेल के लिए 40 ईयर्स, SC ST और मेल या फीमेल के लिए 42 ईयर्स। अब आगे आते हैं फी। तो पीटी और मेंस दोनों लेवल पर बीपीएससी के द्वारा फी लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना कितना फी है, तो जनरल हो, ओबीसी हो और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, अपने स्टेट या इंडिया में उनका कोई भी कैटेगरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सारे जनरल माने जाएंगे इस फी के मामले में, ओके। तो 600 रुपया जो है, 600 रुपीज़ जो है प्रीलिम्स में इनका फ़ी होगा, 750 रुपीज़ जो होगा वह मेंस में फ़ी होगा। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका पीटी में 150 रुपया फ़ी होगा और मेंस में 200 रुपया फ़ी होगा। फीमेल्स, बिहार की ऐसी फीमेल्स जो बिहार की मूल निवासी हैं, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ओके, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए 150 रुपया जो है फ़ी लगेगा प्रीलिम्स में, और मेंस में 200 रुपया। और पेमेंट सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस होगा, वैकेंसी जब भी आएगा तो अप्लाई ऑनलाइन एक सेक्शन देखिएगा बीपीएससी के वेबसाइट में, ठीक है, बाईं ओर, वहीं से आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड होना है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सिग्नेचर हुआ, फोटोग्राफ हुआ, इस सब में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट मत कीजिएगा, ये सब परेशानी का कारण बन जाता है। मेंस में कुल 34 सब्जेक्ट्स हैं। उन 34 सब्जेक्ट्स में से, यानी वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में जिसे आप लेंगे, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा। जिस क्वालिफाइंग मार्क्स पर जेपीएससी में विवाद चल रहा, बीपीएससी में भी क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर प्रीलिम्स में आप उस परसेंटेज से नीचे लाते हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई नहीं, मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जनरल के लिए वहाँ 40% है, बीसी के लिए 36.5% है, ओबीसी 34% और जनरल वुमेन जो हैं, ठीक है, SC ST और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 32% है, ओके। अब आप जान ही चुके हैं कि बीपीएससी के फॉर्म की प्रक्रिया भरने की क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अब चलिए हम लोग तैयारी पर बात करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 66, उसमें किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे। इसे मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है, आप पाई चार्ट में अच्छी तरह से देख सकते हैं उसको, ओके। देखिए करेंट अफेयर्स से 32 क्वेश्चंस थे। करेंट अफेयर्स के इस 32 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी शामिल थे। आप प्रश्न को देख सकते हैं, जिस लिंक को मैंने दिया है वहाँ पर बीपीएससी का प्रश्न है, सॉल्व है उसका सारा 1 से लेकर 150 तक।
पूरी तरह से आइडियल आंसर है, उसको आप देखिए, काफ़ी कुछ अनुभव होगा। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन आए थे जिसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के भी करंट अफेयर्स इंक्लूड थे। साइंस से 30 क्वेश्चन। देखिए साइंस को बहुत महत्व देता है बीपीएससी। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर साहित्य को महत्व दिया जाता है झारखंड में, वहाँ साइंस को महत्व दिया जाता है। ठीक है, साहित्य को इतना अधिक जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। जीके से ज़्यादा वेटेज साहित्य को कर दिया गया है, कई अवसरों पर मैं देखता हूँ। ठीक है, ये उचित नहीं है। साहित्य एक क्वालिफाइंग तक ही उचित रहता है। इस तरीके से पूरी तरह से मेरिट में साहित्य के मार्क्स जोड़ना शायद उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए, जो सिलेबस दिया गया है यहाँ के आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो तो आपको तैयारी करना ही होगा, अन्यथा यहाँ सर्विस फिर नहीं मिल पाएगा। ओके, उसके बाद साइंस के बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री को ये शुरू से महत्व देता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा देता था। ये विशुद्ध हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, ये बिहार का इतिहास का नहीं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पाई चार्ट में 29 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आए हैं। उसके बाद बिहार सेक्शन से पहले कम आया करते थे क्वेश्चंस, 64वें 65वें तक, लेकिन 66 में क्वेश्चन जो है बढ़कर 24 हो चुका है। और इसमें करेंट अफेयर्स, बिहार का करेंट अफेयर्स बड़ी मात्रा में थे। ओके, इसलिए करेंट अफेयर्स से आप जुड़े रहेंगे बिहार का, उसका एक अलग नोटबुक बना लीजिएगा। और कोई यूट्यूब चैनल अगर मिलता है, या फिर आप यह भी कर सकते हैं, हर दिन का ऑनलाइन पेपर देख लीजिए, पटना एडिशन का, हिंदुस्तान प्रभात खबर या कोई भी पेपर, जागरण। ठीक है, उसमें कुछ भी आता है, अगर नोट करते जाते हैं तो काफ़ी होगा। या फिर किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए जो प्रतिदिन बिहार करेंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, करेंट अफेयर, बिहार के करेंट अफेयर्स को अवॉइड मत कीजिएगा, वहाँ से प्रश्न फिर रहेंगे। ओके, खास करके बिहार की योजनाएं, मैंने 2 योजनाएं हाल ही में डाली थी बिहार की। ठीक है, तो महिला के लिए एक था, नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है, कि युवा के लिए लोन वगैरह देने के लिए है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है इस बार बीपीएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो था, विशुद्ध ज्योग्राफी का, वो 12 नंबर था। ओके, 12 क्वेश्चन था। कुछ ज्योग्राफी करेंट अफेयर्स के रूप में जो करेंट के 32 क्वेश्चंस हैं उसमें शामिल हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर संख्या थोड़ा कम दिख रही, लेकिन इस बार ज्योग्राफी के प्रश्न बढ़ने के चांसेस हैं। ओके, एक बार वहाँ हिस्ट्री ज़्यादा रहता है, एक बार ज्योग्राफी। उसके बाद आइए मैथ्स, रीजनिंग। ऐसे तो 15 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इस बार 10 ही डाले गए हैं। ओके, मैथ प्लस रीजनिंग। अगर जिनका मैथ और रीजनिंग वीक है उनके लिए पॉजिटिव है कि कम रहे, लेकिन इस बार फिर 15 जा सकता है। मेंटली रेडी रहिए। मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, वहाँ एक करेंट इकोनॉमिक्स है जो बजट से हुआ, आर्थिक समीक्षा। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। राष्ट्रीय आय हुआ, मुद्रास्फीति हुआ, विदेशी ऋण हुआ। ओके, व्यापार, विदेशी व्यापार संतुलन, विदेशी व्यापार संतुलन या बजट घाटा, ये सब जो है परंपरागत इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, तो यहाँ से 5 प्रश्न थे, और विविध सेक्शन, विविध से जो थे वह 8 प्रश्न थे। ओके, तो इस तरीके से आपके थे 67वें में प्रश्न। इसी के आधार पर हम लोग रणनीति की चर्चा करेंगे। अब चलिए हम लोग इस रणनीति पर चर्चा करते हैं कि 67वें बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स लाया जाए प्रीलिम्स एग्जाम में। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी हो चुकी है, और कोई भी आप प्रीलिम्स बैठने से पहले या फॉर्म भरने से पहले सिविल सेवा का अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले ही आप कर चुके हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स में बहुत हाई स्कोर होता है। लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं हो पाता है, क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं, जस्ट बैचलर हुए हैं, शायद उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उनके लिए एक अलग रणनीति होती है, और जो पहले से तैयारी में है उनके लिए अलग रणनीति होती है। तो इस दुविधा से बचने के लिए कि मेंस का तैयारी पहले कैसे हो जाए, ठीक है, और जस्ट बैचलर के बाद ऑफिसर भी बन जाएं, तो इसके लिए एक ही उपाय है। जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य पहले ही बना लें 12 पास करने के बाद। और जो 3 ईयर का कोर्स होता है,
अब बीपीएससी का जहाँ तक बात है तो पटना यूनिवर्सिटी का जो ऑनर्स कोर्स है उसी को ऑप्शनल के रूप में देखा जाता है, वही सेम सिलेबस लगभग माना जाता है। जेपीएससी तो रांची यूनिवर्सिटी, यूपीएससी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो लगभग समान होता है ना। तो मान लीजिए आपको हिस्ट्री रखना है ऑप्शनल, या लोक प्रशासन रखना है, ज्योग्राफी रखना है, तो बैचलर के दौरान ही उस सब्जेक्ट को आप रखिए। और बैचलर में आप जानते हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होती है, बैचलर की 3-3 पार्ट में आपको मौका मिलता है। ओके, फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर जगह डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ही होते हैं। अगर वहाँ पर ईमानदारी से आप एग्जाम्स देते हैं, जैसा कि ट्रेंड है कि चोरी से लिख देना है, डिग्री ले लेना है, अगर उस मनोवृत्ति से आप अलग हैं और ईमानदारी से एग्ज़ाम दे करके आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि आपकी मेंस की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, हाँ, कुछ विशिष्ट तैयारी की ज़रूरत होती है सिविल सेवा की, लेकिन फिर भी आपका इतना आधार मजबूत हो जाएगा कि बस आपको हल्का फुल्का डायरेक्शन का ज़रूरत है, फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो नए कैंडिडेट के लिए यही चीज़ है, और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बेहतर है आप मेंस की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। एक राउंड में नहीं हो पाया है, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में ज़रूर कर लीजिए, फिर प्रीलिम्स में भी अच्छे स्कोर होंगे, और फाइनली आपका उस ईयर क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 67वीं बीपीएससी की रणनीति में देख लेते हैं कि इसके सिलेबस आखिर क्या है। जहाँ तक जेपीएससी का बात है तो इसका प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का बहुत ही क्लियर सिलेबस दिया गया है। ओके, लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को क्लियर नहीं किया है, जैसा पहले था लगभग वही है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ों को खोजा है जहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, जहाँ से आपको कुछ लाभ हो सकता है। अगर 5-10 क्वेश्चन का भी लाभ हो जाता है उचित रणनीति से, उचित तरीके से पढ़ने से, तो इस गलाकाट प्रतियोगिता में निश्चित रूप से थोड़ा सा आप अग्रिम पंक्ति में शामिल हो जाएंगे। तो सिलेबस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला देखिए, जनरल साइंस। ओके, तो यहाँ पर सीधा सा लिख दिया है जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं जिसके लिए विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है। ओके, सिलेबस सही दिया है। इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का अर्थ क्या हुआ? करेंट अफेयर्स। देख रहे हैं ना कितना 32 करेंट अफेयर्स आया था, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड था। करेंट अफेयर्स को मैं शुरू से ही फेसबुक पर दे रहा हूँ, जिससे आप अपडेट रहते ही हैं। अब कम्युनिटी टैब पर भी देने लगा हूँ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप भी पेपर में पढ़िए, किसी भी कोई भी पेपर आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा बिहार का न्यूज को भी पढ़ लीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए एक डायरी में। 2-3 पॉइंट होता है, मुश्किल से 40-50 वर्ड। टाइम ऐसा नहीं कि आपको बहुत देना है, ओके, कि 2-3 घंटा दे रहे हैं करेंट अफेयर्स पर, आधा दिन उसी में बिता दे रहे हैं, वो भी नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि कम समय में 2 से 2.5 मैक्सिमम 2 घंटा, 2 घंटे में आप उस दिन के करेंट अफेयर्स को, या 1 घंटा में ही अगर कर लेते हैं तो और बेहतर है। 1 घंटे में उस दिन के करेंट अफेयर्स को आप कैसे कवर कर लेते हैं। बीपीएससी अगर टारगेट है तो बिहार के पेपर देखना ना भूलें, खास करके पटना एडिशन वाली। ठीक है, सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की भी, और नीतीश कुमार द्वारा अगर कुछ घोषणा किया जाता है तो उसके संदर्भ में, तो इस सब पर आपको कंट्रोल रखना होगा। ओके, ज्योग्राफी प्लस बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, ये दोनों है आपका। ज्योग्राफी पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और बिहार का इकोनॉमी भी है। इसके बाद आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आप मान सकते हैं 1857 से लेकर के 1947 तक, और बिहार का इसमें योगदान। ठीक है, बिहार का इतिहास भी पढ़ना है आपको, और बिहार का योगदान आईएनएम में क्या रहा, खास करके कुछ टारगेटेड योगदान जो पूरा नेशनल लेवल पर चर्चित रहा था, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मुजफ्फरपुर का लोटा वाला जो आंदोलन हुआ था, क्लियर, तो इस टाइप का कुछ भी हो, या फिर जो शहीद हो गए थे पटना सचिवालय में, जयप्रकाश नारायण का आज़ाद दस्ता हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या योगदान रहा बिहार का, इस सब को अच्छी तरह से स्टडी पीटी में ही कर लीजिएगा ना, तो आपको मेंस में एक ठो आधार दे देगा ये। क्योंकि मुख्य परीक्षा में कुछ फिक्स क्वेश्चन होता है जीएस के एक पेपर में, जिसमें आपका नेशनल मूवमेंट में बिहार का योगदान आता है, दूसरा एक कला वाला आता है, पाल कला, मधुबनी कला वगैरह, तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है।
उसको अगर आप 8-10 क्वेश्चन वहाँ से बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत सारा मार्क्स तो वहीं 2-3 फिक्स क्वेश्चन से वहाँ आ जाते हैं बिहार में, ठीक है। और जो आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स, ओके, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स जो बिहार में होता है, जैसे कि झारखंड में होता है, स्क्रीनिंग होता है। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने बताया 40% जनरल के लिए, बाकी के लिए नीचे हैं, वो 40% लाना आपको जो है अनिवार्य है, अन्यथा आप मेरिट में अगर आप भी जाते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जनरल अगर आप हैं तो, ओके। हालांकि इतना कम कट ऑफ आजकल नहीं जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। सिलेबस में जो आपको केयर रखना है, ठीक है, सिलेबस तो बस सिंपल लिखा हुआ है, फिर भी कुछ मुद्दे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन बिंदुओं पर पढ़ना तो सारा है क्योंकि वो सिंपली लिख दिया है सिलेबस को, लेकिन अगर कुछ बिंदु को हाईलाइट किया है बीपीएससी तो आपको भी उस पर विशेष जोर दे करके पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार में सिर्फ ये मत कीजिएगा कि नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है वहाँ पढ़ करके छोड़ दिए। जो पाषाण काल से चिरांद वगैरह है लेकर के मध्यकाल में अकबर उकबर का जो थोड़ा बहुत आगमन हुआ था, सूबेदार सब यहाँ का था, सारा दरिया खान लोहानी वगैरह जो भी बिहार का सेक्शन का है, शेरशाह वगैरह, तो सारा को स्टडी करते हुए आधुनिक भारत तक आना है, टाइम नहीं लगता है। इसी तरीके से बीपीएससी ने सिलेबस के कुछ और भागों पर हाईलाइट किया है, उसको भी ध्यान से सुनिए। दूसरा जो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सीधा सीधा लिखा गया है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी अपना है ही, चाहे वर्ल्ड का भी वहाँ ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है, अब बिहार का भी ज्योग्राफी है। और यहाँ झारखंड में क्या है, केवल झारखंड का ज्योग्राफी है, इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ पे मतलब नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आए थे छठे जेपीएससी में, लेकिन वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न आते हैं। लेकिन ध्यान देने को ये कहा है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओके। सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जेपीएससी में भी है, उसका मैं नोट्स दे ही चुका हूँ। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेस। एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेस मीन्स हो गया वाटर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है, एनिमल रिसोर्सेस भी शामिल हो गया। तो सारे रिसोर्सेस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको चाहिए, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको नहीं पढ़ना है, वो पढ़ने का तरीका होता है कि किस तरीके से इन सारे चीज़ों को प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा जाए। अब इंडियन एग्रीकल्चर का ही ले लीजिए, तो मैं नोट्स डाल चुका हूँ जेपीएससी के लिए, वो भी पढ़िएगा तो काम हो जाएगा बीपीएससी में, कुछ अलग तो वहाँ आएगा नहीं एग्रीकल्चर में। अब बिहार का जहाँ तक बात है ज्योग्राफी का, तो फिजिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स पहाड़ पर्वत नदी वगैरह आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मीन्स खनिज हुआ, कृषि हुआ, इंडस्ट्री हुआ, ठीक है, ये सारा चीज़ आ जाता है। और मेजर रिवर सिस्टम, बिहार का मेजर रिवर सिस्टम पर स्पेशल जोर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी रिवर है, तो मेन रिवर वहाँ की गंगा है, कुछ नॉर्थ से मिल रही है और कुछ साउथ से मिल रही है। कहाँ मिलती है, कहाँ से आ रही है, उन नदियों की लंबाई क्या है, सभी नदियों की सहायक नदियाँ क्या हैं, सभी नदी के कोस्ट पे कौन कौन सिटीज बसे हुए हैं, कुछ प्रमुख अगर बैराज बांध हैं 2-3-4 ठो जो बिहार में हैं, उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। बाढ़ का समस्या के बारे में भी यही रिवर सिस्टम के अगर व्यापक रूप से सोचिए तो बाढ़, फ्लड भी इसी में आ जाएगा। तो काफ़ी होगा इतना तैयारी करना, ओके। उसके बाद है ये पॉलिटी। पॉलिटी तो सिंपल है कि हर चीज़ आता है, देखेंगे आप क्वेश्चन, लेकिन विशेष रूप से जो इंगित किया गया है बीपीएससी के द्वारा उसको सुन लीजिए। पंचायती राज, अब प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, ओके। पंचायती राज से वहाँ इसलिए क्वेश्चन रहता है। अब पंचायती राज से क्वेश्चन का स्वरूप भी अब बदल गया है। पहले बस बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता तक ही आपका सीमित रहता था, लेकिन अब जो आर्टिकल सब है ना, 243A, 243B, C, D, AB, AC, AD करके जो सारा आर्टिकल से कहीं से भी पूछ दे रहा है। इसलिए चूंकि पंचायती राज कर दिया है ना, लिख दिया है, तो आपको सारा आर्टिकल पंचायती राज वाला कम से कम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर चुनाव के संबंध में व्यवस्था है, कहाँ पर वित्त आयोग की व्यवस्था है, कहाँ पर सदस्यों के हटाने की व्यवस्था है, ग्राम सभा के बारे में किस एक आर्टिकल भी वहाँ पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो बिहार में एक क्वेश्चन नुकसान उठाने के लिए रेडी रहिए, ओके।
याद हो जाता है, सोच लीजिएगा याद हो जाएगा, नहीं सोचिएगा नहीं होगा। यही चीज़ यही एक छोटा सा तो दीवार है, पतला सा, ओके, सोच का दीवार है। सोच लिए कि हाँ हमको करना है, तो अगले 1 घंटा में आप तैयार हो जाइएगा पंचायती राज का सारा आर्टिकल पढ़ के। सोच लीजिएगा इसको छोड़ देना है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर 5 साल बाद भी वहीं रहिएगा, यानी कि याद नहीं हो पाएगा उस शख्स। इसी तरह से सिलेबस में डाला गया है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत का अर्थव्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था। ओके, बिहार का अर्थव्यवस्था को तो आप सिंपली पढ़ सकते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई में जाना ही होगा, अन्यथा इकोनॉमिक्स में नुकसान उठा सकते हैं। उसी तरीके से एक आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली भारत के इतिहास से इसको अलग रखा है, यानी कि इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अब बिहार का इसमें योगदान, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। आपने जान लिया कि 66वां बीपीएससी में कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आए थे। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में कौन क्या सिलेबस दिया गया है वर्तमान में, यह भी आपने जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे किस तरह से स्टडी किया जाए कि अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो सके और हम लोग जो हैं 110 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकें, ठीक है। उसी रणनीति पर अब चर्चा की जा रही है, उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। सिविल सेवा, इसकी तैयारी के लिए शायद आर्थिक स्थिति मजबूत होना इम्पोर्टेंट नहीं है, अन्यथा टाटा बिरला हर घर से आईएएस और पीसीएस निकल गए रहते। बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों नेताओं के बच्चे भी आईएएस आईपीएस और पीसीएस बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सिविल सेवा अधिकारी बनने के लिए आपको चाहिए दृढ़ संकल्प, अपने आप पर विश्वास, संयम, निरंतरता और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस्ट गाइडेंस, ठीक है। शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये महासागर है। महासागर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या नहीं पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 99% चीज़ तो पढ़ना ही नहीं, 1% चीज़ पढ़ना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप हनुमान जी तो नहीं है कि पूरा पर्वत उठा करके चले गए, अब कुछ भी आएगा हम लिख देंगे, ठीक है। दैवीय गुण तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए बेहतर होता है कि उसको पहचान करना। उस संजीवनी बूटी को आपको पहचान करना ही होगा, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से एक अच्छे मार्गदर्शक इसमें हेल्प करते हैं। तो आखिर तैयारी के दौरान, रणनीति बनाने के दौरान एक समान कैंडिडेट को क्या क्या समस्याएं आती हैं जब आप तैयारी करने को जाते हैं, पहले उस पर चर्चा कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला समस्या जो आता है मेरे विचार से आर्थिक, ठीक है। आर्थिक समस्या मैंने शुरू में ही बताया कि आर्थिक समस्या कोई समस्या नहीं है आपके दृढ़ संकल्प के आगे। अगर आप सही रास्ता में मंजिल की ओर जा रहे हैं तो चाहे कोई भी बाधा है, निश्चित रूप से आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता गलत है, फिर बाधा आए या नहीं आए, आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचिएगा। ये आपके लिए 100% है। खर्च की जहाँ तक बात है सिविल सेवा की, तो यूपीएससी का क्या चार्ज लेता है? 50-100 रुपये आपका है फॉर्म भरने का। मेंस में भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। पीटी हो, मेंस हो, आपके घर के आसपास किसी शहर में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, केवल दिल्ली जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। वो भी आपको अगर हवाई जहाज़ से जाएंगे तो हवाई जहाज़ का वो किराया चुका देगा। उसी दिन यूपीएससी के द्वारा रेलवे एसी में जाइए, स्लीपर में जाइए, जो साधन से जाना है जाइए, वो आपका साक्षात्कार के लिए जो भी आने जाने का खर्च होता है कैंडिडेट को यूपीएससी के द्वारा प्रदान किया जाता है सहायता राशि। ओके, इट मीन्स पैसा कोई मैटर नहीं है, अब सामग्री का खर्च का मैटर का जहाँ तक बात है तो खर्च भी आपका मेरे विचार से 5-10 हज़ार में कॉपी किताब हर चीज़ आ जाएगा। मेन जो खर्च का एक डर लगता है, समस्या आता है, तो नोट्स और किताब कॉपी का खर्च नहीं होता, तो बिखरा पड़ा हुआ है पूरा मार्केट में, एक से एक बुक है, एक से एक नोट्स पड़ा हुआ है। ओके, 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार बहुत खर्च कीजिएगा तो भरपूर नोट्स सामग्री मिल जाएगा। तो मेन जो खर्च कहाँ हो रहा, तो वो खर्च हो रहा है आपका मार्गदर्शन में, कि सही मार्गदर्शन देने वाले को आप जो पेड करते हैं, तो उसके लिए भी आज के ज़माने में सोल्व हो चुका है। आप अगर YouTube देखते हैं
सामान्य रूप से सब देखते ही हैं, चाहे आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, एक मोबाइल और डाटा का तो इंतज़ाम हो ही जाता है। तो उसका अगर आप सही यूज करते हैं तो जिस ढंग से रेनेसा आईएएस में मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसी तरीके से कई और चैनल हैं, तो आपकी समस्या निश्चित रूप से वह भी सॉल्व हो जाती है अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो आता है सामग्री भटकाव और गलत मार्गदर्शन। ओके, अभी मैंने चर्चा किया गलत मार्गदर्शन, जिसके कारण हर चीज़ सही होते हुए भी आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो इसका एक ही सोल्व है कि आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उसी तरह से तरह तरह की भ्रांतियाँ, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो भ्रांति नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए तो हकीकत फील होता है कि ज़्यादा जो आपका टॉपर होते हैं या टोटल जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट फाइनल सेलेक्टेड होते हैं उनमें इंग्लिश वालों की संख्या, इंग्लिश मीडियम वालों की संख्या जो है ज़्यादा होती है निश्चित रूप से। ठीक है, लेकिन ये भी भ्रांति इसलिए है क्योंकि अगर आप भी उसी तरीक़ा से पढ़ते हैं जिस ढंग से कुछ इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स पढ़ते हैं तो आप हिंदी मीडियम होते हुए भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सफल हो रहे हैं हिंदी मीडियम से, उसका सबसे बड़ा यह सबूत है। क्लियर। एक और भ्रांति है कि दिल्ली, पटना, रांची जा कर के ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है, आप घर पर भी रह करके अगर उसी प्रतिबद्धता से पढ़ते हैं और सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ते हैं तो घर पर रह के भी विश्वास मानिए सफल हो सकते हैं। इसके भी साक्ष्य हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अत्यंत ऊंचे रैंक से आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं घर पर तैयारी करके, आप इंटरव्यू में पढ़ते होंगे। ओके, असफलता के बाद जो एक बहुत बड़ा समस्या है, सफलता के बाद तनाव, निराशा, तनाव और निराशा। ठीक है, फिर पढ़ने का इच्छा नहीं करना, अक्सर ऐसा होता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया था और सफल नहीं हो पाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगली बार आप ज़रूर सफल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही से असफलता मिली है तो जो आपके अंदर वह अवगुण घुसा हुआ है उसको निकालिए। ठीक है, निराशा और तनाव में आप रहिएगा तो क्या समस्या सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अभी समय है 4 महीना 5 महीना, बीपीएससी पीटी के लिए, जेपीएससी के लिए भी 2-3 महीना समय है। अगर आज आप सीरियस नहीं हैं, एग्ज़ाम से पहले तनाव में, एक्सेस तनाव में आ गए हैं, सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, ठीक है, निराश हो गए हैं, तो गलती तो आपकी थी ना। लेकिन अगर आप ईमानदारी से करते हैं मेहनत, उसके बावजूद अगर आपको किसी कारणवश सफलता नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जो आपका किया गया मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा, वो एक मजबूत आधार देगा अगली बार एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आज या कल आपको सक्सेस होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो ये सब कुछ भ्रांतियाँ थी। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के एक एक पार्ट पर, चर्चा करते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार सेक्शन को कैसे पढ़ा जाए। चूँकि मैंने सिलेबस पर अभी चर्चा किया है बिहार का, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बिहार का इतिहास, बिहार का नेशनल मूवमेंट में योगदान, बिहार का भूगोल, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का करेंट अफेयर्स, 5-5 चीज़ जो है शामिल है आपका बिहार का सेक्शन से। पिछला अगर देखा जाए तो टोटल 24 प्रश्न बिहार प्लस करेंट अफेयर्स आए हैं। निश्चित रूप से 150 में 24 क्वेश्चन जो है मायने रखता है। तो इसके लिए समग्र तैयारी आपको करनी होगी, यानी कि एक तो करेंट अफेयर्स साथ साथ आपका चलना चाहिए। मैंने बताया किसी यूट्यूब चैनल का आप हेल्प ले सकते हैं या फिर पटना एडिशन के किसी अच्छे पेपर से प्रतिदिन नोट करने का आदत रखिए। कम से कम पिछले 1 साल का कलेक्शन होना चाहिए, या फिर मार्केट से कोई अच्छी सी बुक जिसमें करेंट अफेयर्स का अच्छा सा कलेक्शन है, जिसमें बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा भी है, उसका आप यूज कर सकते हैं। इस चैनल पर भी बिहार का बजट अच्छी तरह से दिया गया है, ठीक है, या आर्थिक समीक्षा, दोनों में एक चीज़ को दिया गया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो उस सेक्शन का तो हेडेक खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना आपको करना होगा। बुक का अगर बात है तो बिहार के बुक के संदर्भ में एक क्राउन पब्लिकेशन का आता है, एक टाटा मैकग्रो हिल का आता है, एक इम्तियाज अहमद का आता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, तीनों में आप किसी भी, तीनों बुक अच्छी है। करेंट अफेयर्स को आपको खुद से जोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर बेस्ट बुक की इसमें बात की जाए तो निश्चित रूप से आप
इम्तियाज़ अहमद या क्राउन को चुन लीजिएगा, बेहतर होगा। लेकिन एक ही बुक को बार बार पढ़िएगा, 2-3 बुक को अलग अलग पढ़िएगा, पूरा हमेशा जो है कंफ्यूज रहिएगा। तीनों का तीनों बुक आपको नहीं पढ़ना है, एक बुक को आप ले लीजिए, इम्तियाज़ अहमद को ही ले लीजिए या क्राउन को ही ले लीजिए, ओके। और उसको बार बार पढ़िए, बार बार, इट मीन्स कि जब तक कि आपको पूरी तरह से कंठस्थ ना हो जाए एक एक चीज़। उसके बाद आपको सिर्फ करेंट अफेयर्स देखना रह जाएगा। ये सारा हो गया बिहार का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है बिहार में। टेस्ट फेस्ट जो देना है अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट जो आपका पेपर होना चाहिए वो बीपीएससी के स्टैंडर्ड के बराबर लगभग होना चाहिए, ना उसके स्टैंडर्ड। बहुत सारे टेस्ट लेने वाले कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा है, ओके। यहाँ आप 70 भी ले आइएगा तो बिहार में 100 ले आइएगा ओरिजिनल एग्जाम में, ऐसा टेस्ट भी नहीं देना है। और जिसका लोअर स्टैंडर्ड भी है उसको भी नहीं देना है। उतना कम से कम पढ़ने के बाद आपकी भी बुद्धि आ जाएगी, टेस्ट पेपर एक देखते ही आप फील कर लेंगे कि इसका स्टैंडर्ड ठीक ठाक है या नहीं। डिसीजन ये सब खुद लेना ही होगा, ओके। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने पिछली बार जब बुक लिस्ट दिया था तो आपको बताया था कि एस.के. पांडे का आप लोग पढ़ सकते हैं चाहें तो। लेकिन अब चूंकि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, ओके, तो निश्चित रूप से अब खत्म हो ही जाएंगे नेशनल मूवमेंट कुछ दिनों के बाद। तो इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का किसी पुस्तक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ओके। और जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है इस सेक्शन में, तो यहाँ पर 11 और 12 वाले एनसीईआरटी को हल्की फुल्की देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे क्लासेस को आप अच्छी तरह से कर रहे हैं या भविष्य में कर लेंगे तो शायद एनसीईआरटी भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और जहाँ तक 6 to 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का बात है तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का 3 सेक्शन है, एक बिहार है और दूसरा भारत, तीसरा विश्व भूगोल। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से बिहार में भी इंडियन ज्योग्राफी का एक बड़ा भाग आता है। शायद बिहार वाला जो है कंबाइंड है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा महत्व है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अपेक्षा। हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा मैं ज्योग्राफी के क्लासेस लेने वाला हूँ और ये क्लासेस आधारित होंगे खुल्लर, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय भूगोल का। इंग्लिश मीडियम वाले खुल्लर के आधार पर ही आपके क्लासेस होंगे। साथ में मैं अपने कंसेप्ट भी बहुत सारा उसमें शामिल करूँगा, तो उस समस्या का आपका सोल्व हो जाएगा। बीपीएससी का प्री तक तो क्लासेस हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर स्टडी करना चाहें फिलहाल के लिए तो महेश वर्णवाल के बुक को कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स, करंट डाटा को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको बता ही दिया गया है कि फिजिकल, इकोनॉमिक एंड आपका सोशल ज्योग्राफी को पढ़ना है। डेमोग्राफिक ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें जनसंख्या वगैरह आता है। तो सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का जो नोट्स है वो अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि जेपीएससी पेपर 1 में भी है। रहा फिजिकल इंडिया का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो हो जाएगा हिस्ट्री के बाद। और जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बहुत सारा सेक्शन है, जहाँ पर जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी पहलाता है, जिसमें सौर मंडल को पढ़ा जाता है, पृथ्वी के उत्पत्ति को पढ़ा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके अलावा पहाड़, पर्वत, नदी इत्यादि को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ना इसमें क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित रूप से तरह तरह के जो सिद्धांत हैं उसके कौन प्रतिपादक थे, सौर मंडल में अलग अलग ग्रहों, तारा मंडल, तारा आकाश मंडल, इससे रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको अच्छी खासी इस पर फैक्चुअल कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा आपका एक सेक्शन आता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में महासागर का स्टडी किया जाता है। तो और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बनता है, महासागरीय धाराएं। तो 2 चीज़ पर अगर कमांड कर लेते हैं, महासागर और महासागरीय धाराएं। छोटे छोटे सागर हैं, किस किस छोटे छोटे सागर के चारों ओर कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन सी धारा कहाँ है, कौन गर्म धारा है, कौन ठंडी धारा है, और उसके प्रवाह मार्ग के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो फटाफट याद हो जाता है। यहाँ पर अल नीनो और ला नीनो पर विशेष केयर रखेंगे। इसके बाद नंबर आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी में अगर कहा जाए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स की दृष्टि से,
तो निश्चित रूप से यहाँ पर सारे ईयर्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी ठंडी हवाएं, स्थानीय हवाएं, लोकल विंड्स, कौन गर्म हवाएं हैं, कौन उसका नाम क्या है, किस देश में प्रवाहित होता है। ठीक है, कनाडा अमेरिका में इस बार लू चला, तो वहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किन किन जो है आपका उत्तरी गोलार्ध के ठंडे प्रदेश के किन किन देशों में लू चले हैं। उसके अलावा बिली बिली कहाँ का हवा है, या फिर ब्लिजार्ड कहाँ का है, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कौन ठंडा है, कौन गर्म है, इस सारा बनने के साथ दाब बेल्ट, प्रेशर बेल्ट पर जो अर्थ का प्रेशर बेल्ट होता है उसके क्या नाम है, कितने डिग्री अक्षांश पे होते हैं, इन सारे चीज़ों पर भी आपको कमांड रखना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ, अक्षांश देशांतर वगैरह का कंसेप्ट हुआ, इंटरनेशनल डेट लाइन हुआ, इंटरनेशनल टाइम लाइन हुआ, इन सभी पर भी आपको कमांड रखना होगा। साथ ही बादल के अलग अलग प्रकार, बादल का जो क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस, क्यों उसका क्या विशेषता होता है, किसके कारण जो है आपका हॉलो बनता है सूर्य और चंद्रमा में चारों ओर लाइट हल्का हल्का जो होता है। तो अलग अलग बादल, कौन सबसे नीचा बादल होता है, कौन सबसे ऊंचा बादल होता है, तो इस सारा बादल के बारे में कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ओस हुआ, कोहरा हुआ, कुहासा हुआ, इनके बारे में भी क्लियर आपको होना चाहिए कंसेप्ट। इसके अलावा आपका जो आता है जलवायु प्रदेश, तो इतना आपका डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन ये तो पता आपको रहना चाहिए कि कोपेन ने क्या कहा है, कितना या फिर थॉन्टवेट ने बिहार के जलवायु को क्या कहा है। झारखंड में जिससे एक बार आया था कि कोपेन ने झारखंड के जलवायु को क्या कहा है, क्या नाम दिया है। तो इतना कम से कम आपको कमांड रखना होगा। अलग अलग जलवायु प्रदेश की सामान्य विशेषताएं, भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश जैसे है तो वहाँ खट्टे फल होते हैं, शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिम यूरोपीय जलवायु प्रदेश का क्या विशेषता है, मानसूनी का, विषुवतीय का, तो आपको ये सब कंसेप्ट जो है क्लियर रखना होगा। इसके बाद आता है वर्ल्ड का इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो आपको वही फिर पढ़ना है कृषि, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, तो कौन से आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कौन सबसे अधिक है, उत्पादन में कौन अधिक है, उत्पादकता, करेंट डाटा इस सब का रखना है, क्योंकि बिहार में एकदम करंट से आता है। ऐसा नहीं कि आपको 5 साल पहले वाला किसी बुक से पढ़ लिए कि चीन जो है किसी चीज़ में आगे है और आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं। करेंट डाटा चाहिए, इसके लिए आगे मैं बताऊँगा कौन सा बुक यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा मिनरल्स में कौन देश सबसे आगे है, सबसे यानी कि उत्पादन में कौन सबसे टॉप पर है, और कुछ मामलों में उत्पादकता पर भी ध्यान रखिएगा। और इंडस्ट्री में भी यही चीज़ है, कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन जापान के, यूरोप के और अमेरिका के, इसको जरूर कर लीजिएगा। और कुछ दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन का, ठीक है। और कुछ सोना का जो भंडार सब है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कलगुरली वगैरह जो है, ठीक है, तो वो सब सेक्शन को आपको कर लेना है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण है एटलस, एटलस को हमेशा साथ में रखिए। धीरे धीरे टारगेट कीजिए, पूरा वर्ल्ड का पहले महादेश देख लीजिए, फिर एक महादेश को टारगेट कीजिए कि वहाँ पे कौन कौन कंट्री हैं। जैसे साउथ अमेरिका है तो वहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, प्रागवे, उरुग्वे वगैरह जो भी है, कौन कौन प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, कौन अटलांटिक से लगा हुआ है, कौन ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है, मेन रिवर क्या है, अमेजन है तो अमेजन का 2-4 सहायक नदियों को देखिए, क्लियर। तो एटलस को हमेशा कमांड कीजिए। एक दिन दक्षिण अमेरिका एक सप्ताह में फिनिश कीजिए, फिर उत्तर अमेरिका इन कीजिए, फिर यूरोप में इन कीजिए, वहाँ एक सप्ताह रहिए, अफ्रीका में 10 दिन रह लीजिए, ठीक है, एशिया में 12 दिन। तो धीरे धीरे होने वाला ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे कमांड हो जाएगा कौन सा सागर के चारों ओर कौन सा है। और खास करके इंडिया और पड़ोसी देशों, सार्क कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ओके, इन सारे कंट्रीज का यहाँ तक याद करना है। राजधानी मुद्रा के साथ साथ जैसे सऊदी अरब है वो मिडिल कंट्रीज है, तो सऊदी अरब से कौन कौन सा देश लगा हुआ है तो ये देखना है। ये तो हुआ वर्ल्ड लेवल पर 20 मिनट वर्ल्ड लेवल का देखना है और 20 मिनट इंडिया लेवल का। इंडिया में कौन कौन स्टेट हैं, उनके मेन रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, फिजिकल भी देखना है, पहाड़, पर्वत, ये सब डेली का रूटीन में आपका शामिल होना चाहिए। धीरे धीरे भूगोल से संबंधित हर समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। अब आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जब यहाँ पर क्लासेस हो जाएंगे तब तो समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको करना है
NCERT को पढ़ना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए आप NCERT बुक्स को प्रिफर कर लेंगे 11 क्लास का, ठीक है। 11 और 12 क्लास में जहाँ जहाँ आपको टॉपिक मिलता है उसको आप कवर कर लेंगे, वो काफ़ी होगा। लेकिन करेंट अफेयर्स के लिए निश्चित रूप से मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण का जो हर साल अतिरिक्तांक आता है अर्थव्यवस्था का, उसको हमेशा बेस बनाइए, उससे कभी धोखा नहीं होगा। प्री से लेकर के इंटरव्यू तक जो है वो हमेशा आपका साथ देगा। उसका स्टडी हर साल वो अपडेट होकर के आ जाता है, इसलिए आपका नॉलेज भी अपडेटेड होता रहेगा, क्योंकि दत्त सुंदरम जैसी पुस्तकों को पढ़ना संभव नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो लाल एंड लाल का एक पुस्तक आता है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्लास हो जाता है GS के लिए, इकोनॉमिक्स का, तो फिर शायद किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बुक को फिर पढ़ने की ज़रूरत होगी, वह होगा प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। और यहाँ पर जो आपको 2 स्टेज में इसको पढ़ना है, एक 1947 से 1991 और दूसरा 1991 से अब तक। उदारीकरण LPG का जो काल था, उदारीकरण के बाद, तो उदारीकरण के बाद जो जो चेंजेस आए अलग अलग पीढ़ी में, उसमें आपको हल्का फुल्का ध्यान देना है। अलग अलग समितियां बनी, ठीक है। तो आर्थिक समितियां और आर्थिक संगठन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे तो अर्थव्यवस्था का सेक्शन और ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत कुछ आपका टैली करता है, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है उसी में आप जैसे कृषि, खनिज और उद्योग, ये तो टैली करते हैं। या पर अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से अभी मैंने बात किया था कि ज्योग्राफी का करेंट डाटा कहाँ से लें, तो भारत का करेंट डाटा तो अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से मिल जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल का करेंट डाटा अगर आप आर्थिक भूगोल का देखते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए इंटरनेट का सहायता आप ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था में अगर विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स की बात की जाए, जहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, आधारभूत ढांचा हो गया, और विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, बजट और घाटा की अवधारणा, इन सभी पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी आर्थिक संगठन हैं उनके कितने मेंबर्स हैं, कोई नए मेंबर्स शामिल हुए तो उसको पढ़ना है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है। हाल में कुछ उनसे संबंधित भारत और उस संगठन से संबंध में कुछ विशेष हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी। निश्चित रूप से आपका सर्वमान्य है कि प्री हो या मेंस हो, आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। लेकिन एक सावधानी रखना है कि लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ने के साथ साथ इससे जो है करेंट अफेयर्स से जोड़ना है। कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, संसद में कोई भी विधेयक पारित हुआ है जो काफ़ी चर्चित रहा है, तो उन सभी को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, तब धोखा नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमेशा नया एडिशन का बुक हर पल आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप अलर्ट रहें तो आप खुद उस बुक को अपडेटेड कर सकते हैं। पॉलिटी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NCERT का बुक मत पढ़िएगा, है ना। अभी कोई यूज नहीं है, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो काफ़ी होगा। और जब मैं क्लास ले लेता हूँ पॉलिटी का, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास अगर ले लूँगा तो फिर पर्याप्त हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बस अपडेट करना है, फिर करंट अपडेट की ज़रूरत तो हर सिचुएशन में आपको पड़ेगी। साइंस से बातें हैं। साइंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है BPSC का, शायद सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व देता है, BPSC हो या वहाँ का आयोग BSSC हो, ठीक है। तो साइंस कहाँ से पढ़ा जाए, तो साइंस के लिए आपको जो है NCERT पढ़ना मस्ट है। 6 to 10 वाले का हर क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए, जो भी संभावित क्वेश्चन है। इसके महत्व को देखते हुए ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप साइंस के लिए बना दिया है, जिसमें 9th क्लास का दूसरा चैप्टर अभी प्रगति पर है। अगर आप लगभग 850 प्रश्न वहाँ पार कर हो चुका है, अगर सारे प्रश्नों को अगर आप BPSC देने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए ईमानदारी से। 6 क्लास से है, पहले चैप्टर पढ़िए, फिर वहाँ प्रश्न को सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट सॉल्व करके सिर्फ उत्तर देखने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट वहाँ पर मिलेगा उत्तर देने का, दूसरा अटैम्प्ट तो वहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हर दिन 1-2 चैप्टर पढ़िए, 6 क्लास से उठाइए बुक को और वहाँ पर सबसे ऊपर चले जाइए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। ये काफ़ी लाभदायक आपके लिए होगा। उसके अलावा जो इसको प्रतिपूर्ति करना है, सिर्फ NCERT से तो चलेगा नहीं, तो लुसेंट का जो जनरल नॉलेज होता है कोई भी बुक का, सामान्य GK का, उसका साइंस सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। तब तक
जब तक कि मैं साइंस यहाँ पे क्लासेस ना ले लूँ। अगर क्लास में यहाँ पर ले लेता हूँ तो टेलीग्राम वाले एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन आंसर है और फिर यहाँ का जो क्लास होगा साइंस का, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो निश्चित रूप से दोनों काफ़ी होगा, फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं साइंस टेक। तो साइंस टेक के बारे में मैं बता ही रहा हूँ कि विभास पैनोरामा का फैक्ट्स को निकाल के आपको पढ़ लेना है, और इसमें जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संगठन है उसका गठन और मुख्यालय को जरूर कर लेना है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखनी है। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस, डिफेंस और हेल्थ, ये सारा सेक्शन हेल्थ से रिलेटेड जितना भी रोग है, क्यों होता है, कैसे होता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारा चीज़ आ जाएगा, सो बायो में भी आ जाएगा। और उसके अलावा जो कुछ आधुनिक तकनीक हैं जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर एमआरआई हो गया, उसके अलावा सुपर कंडक्टिविटी हो गया और नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसके कौन आविष्कारक हैं, इसका थोड़ा बहुत मूल कंसेप्ट इतना तो रखना होगा ना। उसके बाद विविध सेक्शन में हम लोग, विविध सेक्शन में क्या शामिल किया जाता है, तो जेपीएससी पेपर 1 का सिलेबस उठा लीजिए, वहाँ जो विविध दिया है वही शामिल किया जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा जेपीएससी का सिलेबस है इस मामले में। तो पुरस्कार हुआ, सम्मान हुआ, खेल हुआ, संस्कृति हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सारे चीज़ों को मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, वो बीपीएससी में समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा पुलिस हुआ, सेना हुआ, सीबीआई हुआ, निया हुआ, इस सब के बारे में, हिस्ट्री कब स्थापना हुआ था, सीबीसी हुआ, ये सब हल्का फुल्का जानकारी, अलग अलग योजनाएँ, नृत्य, उत्सव, ठीक है, ये सारा चीज़ शामिल हो जाता है। तो इस पर कमांड करना इतना भी आसान नहीं होता है, न ही आप इसको बेकार में ले सकते हैं, क्योंकि 8 प्रश्न जो है 66वें बीपीएससी में विविध सेक्शन से भी आए थे। अब आइए मैथ और रीजनिंग, जो 10 से 15 क्वेश्चन आया करते हैं। मैथ और रीजनिंग जिनका वीक है उनको तो बेसिक से पढ़ना होगा ना। रीजनिंग पर कमांड करना आसान होता है, लेकिन मैथ पर कमांड करना इतना आसान नहीं होता है कि आप 2-4 महीना में फटाफट कर लीजिएगा। हो सकता है सिर्फ मैथ को दीजिए तो, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले किसी एक सब्जेक्ट को सिर्फ टाइम दीजिएगा तो बेवकूफ़ी हुआ ना। तो यहाँ पर यही करना है कि एक लॉन्ग प्लानिंग वे में आपको 6 to 10 एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व कर लेना है। फिर मैथ की सारी समस्याएं विश्वास कीजिए समाप्त हो जाएंगी, और जिनके मैथ सही हैं वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा है उनके लिए तो टेंशन का बात ही नहीं है, वो तो प्लस पॉइंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका वीक है आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, 6 to 10 मैथ आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन जिनका ठीक है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। कई बार धोखा हो जाता है, कई बार देखा गया है आज बीपीएससी के एग्जाम में कि 11-12 स्टैंडर्ड के मैथ्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो जिनका कमांड है वो ज़रूर देख करके ही जाइए। 11-12 तक के लेवल वाले कुछ प्रश्न भी, जैसे कैलकुलस वगैरह से भी प्रश्न आ जाता है, सेट थ्योरी से आ जाता है। लेकिन जिनका 11-12 पर शून्य कमांड है तो उस सेक्शन को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अगर 1-2 गलती से आ जाता है तो छोड़ना होगा, उतना आप टाइम नहीं दे सकते हैं। ओके, इसके बाद लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। भले ही आप 11-12 को सारे चीज़ को नहीं पढ़ें, लेकिन कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी सेक्शन जो है इजी होता है, उसको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा किसी अच्छे टीचर से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी तो हमारा टारगेट है, जेपीएससी के बाद, जेपीएससी के ठीक बाद हमारा बीपीएससी टारगेट है। उसके सारे सेक्शन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो उतना तो आप वेट अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी और चैनल से या फिर खुद भी बुक ला करके, बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन, आप अच्छी तरह से उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसको मैं एकदम, इसको छोड़ के मत जाइएगा, है ना, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, अन्यथा 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है आपका नुकसान उठाना पड़ेगा। जेपीएससी झारखंड के कैंडिडेट पर हम लोग बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके से रणनीति बनाई जाए बीपीएससी के लिए। झारखंड विशेष जो जेपीएससी को टारगेट किए गए हैं, क्या उन्हें देना चाहिए एग्जाम कि नहीं देना चाहिए, कैसे रणनीति बनाई जाए। तो पहले जेपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम्स में कुछ समानता को देख लीजिए। इसमें दोनों का प्रारूप सेम है, प्री मेंस और इंटरव्यू है, और यहाँ पर जो है आपका समान अध्ययन जो है दोनों आयोगों के प्रारंभिक परीक्षा में है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर है,
और स्टैंडर्ड जो अगर क्वेश्चन का देखा जाए तो दोनों आयोगों का स्टैंडर्ड जो है लगभग सेम होता है, किसी को अधिक या कम आप नहीं कह सकते हैं। विषमता अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत ढेर सारी विषमताएं हैं। ओके, एक तो झारखंड में एक पेपर 2 प्रीलिम्स में भी पेपर 2 को शामिल किया गया है, जो झारखंड स्पेशल है, ताकि झारखंड के नॉलेज जो है यहाँ के सिविल सर्वेंट को भविष्य में हो सकें जब भी वो सिविल सर्वेंट बने। दूसरा जो है विषमता, सीट यहाँ पर काफ़ी कम होता है। तो छोटा सा राज्य है, ऊपर से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, नियमावली सटीक नहीं रहती है, मामला कोर्ट में चला जाता है, छात्र संगठनों का हो या सरकार का हो, काफ़ी हस्तक्षेप रहता है आयोग में। इन समस्याओं से कम बीपीएससी जो है उबर चुका है। पहले वहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर अभी उसी दौर से जेपीएससी गुजर रहा है। संभवतः निकट भविष्य में कभी यह भी उबर जाएगा। जो एक और समस्या और अंतर आप समझ सकते हैं जेपीएससी का, कि यह आयोग जो है काफ़ी विलंब करता है परीक्षा लेने में किसी न किसी कारण से, और मूल रूप से आपका नियमावली भी है उसमें से एक कारण, कोर्ट में मामला चला जाना वो भी एक कारण है। तो यही कारण है कि आज 21 वर्षों में झारखंड के बनने के 21 साल हो चुके हैं, मात्र 6 सिविल सेवा परीक्षा हो पाए हैं, और सारे के सारे जो हैं विवादित हैं। ठीक है, और एक अंतर जो है प्रशासनिक सेवा का अंतर है। ठीक है, यहाँ का जो झारखंड प्रशासनिक सेवा होता है वो अभी भी ब्लॉक लेवल पर ही उनको वीडियो के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन बिहार में प्रशासनिक सेवा को अब वीडियो नहीं बनाया जाता है। प्रारंभिक नियुक्ति उनके अनुमंडल स्तर पर होती है, और वीडियो के लिए एक अलग पोस्ट वहाँ बना है आरडीओ। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। कुछ बड़े अंतर मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा जहां मात्र 900 मार्क्स का है बीपीएससी का, 300 का एक वैकल्पिक विषय है जो 34 में से एक सिलेक्शन करना है, और 2 जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का इंटरव्यू वहाँ 120 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर टोटल 950 मार्क्स का मुख्य परीक्षा है। ठीक है, जिसमें 100 नंबर का और लिया जाता है, जिस पर विवाद चल रहा है, वो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसमें सिर्फ पास करना होता है। वैसे वहाँ भी हिंदी के 100 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ भी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन वहाँ जोड़ा नहीं जाता है। यहाँ जेपीएससी ने गलती कर दिया कि यहाँ के हिंदी इंग्लिश को भी जोड़ करके मेरिट निकाल दिया था, जो विवादित बना और रद्द हुआ रिजल्ट। ठीक है, तो ये अंतर आपका है। और एक अंतर और जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर साहित्य विषय को डाल दिया गया है मुख्य परीक्षा में भी। साहित्य जो सिलेक्ट करना है आप कीजिए, क्लियर। तो अगर आप देखते हैं कि टफनेस कहाँ पर ज़्यादा है सिलेबस के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से यह टफनेस आपका है जेपीएससी में। जेपीएससी का सिलेबस जो है ज़्यादा टफ है। इसके आप सिलेबस को देखें, जीएस पेपर्स के सिलेबस को देखें तो बहुत ही टफ आपको प्रतीत होगा। खास करके साहित्य विषय ने काफ़ी टफ बना दिया है प्रक्रिया को, मेंस की प्रक्रिया को। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात की जाए, खास करके झारखंड के स्टूडेंट कैंडिडेट्स के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से उनके लिए टफनेस के बावजूद, सिलेबस टफ होने के बावजूद जेपीएससी को क्लियर करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में कंपटीशन ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है, यहाँ सीट कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। निश्चित रूप से वहाँ पर क्लियर करना बीपीएससी को जेपीएससी की अपेक्षा और अधिक कठिन होता है। अगर सिलेबस आसान है तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी में व्यस्त हैं तो क्या बीपीएससी को देना उचित होगा? ठीक है, तो मेरे विचार से 101% उचित होगा। आप झारखंड के अभ्यर्थी हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम्स को नहीं छोड़नी चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है जेपीएससी की। तो एक बीपीएससी, दूसरा आईएएस। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बीपीएससी पर ही बात कर रहा हूँ अभी, आईएएस पर फिर कभी बात करूँगा। ठीक है, उसका तैयारी कैसे करना है। तो अंतर क्या आपका पड़ रहा है, एक तो वहाँ बिहार आपको स्पेशल पढ़ना होगा, दूसरा मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक ऑप्शनल पढ़ना होगा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, और पीटी में भी आपको मैथ एंड आपका रीजनिंग से पाला पड़ने वाला है। तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं, मैथ रीजनिंग पर अच्छा खासा आपका कमांड है, ओके, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। कमांड नहीं भी है लेकिन आपको
भरोसा है कि आप कमांड कर लेंगे थोड़ा मेहनत करके, तो भी आप अटैम्प्ट लीजिए। ऑप्शनल का मत टेंशन लीजिए, ना जीएस मेंस का वहाँ टेंशन लीजिए, क्योंकि जो आपका जीएस सिलेबस दिया गया है झारखंड में, चाहे हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, लोक प्रशासन का, या फिर इकोनॉमिक्स का, ऑप्शनल से का आपका 60-70% तो इन लोग डाल ही दिया है। ठीक है, तो अगर इतना आप अच्छा से स्टडी कर, मान लीजिए आपने हिस्ट्री टारगेट रख लिया कि बिहार में हमको हिस्ट्री लेना है, या हिंदी साहित्य, यहाँ तक कि साहित्य भी यहाँ पर है, अगर हिंदी साहित्य यहाँ आपने रखा है, इंग्लिश रखा है और बिहार में वही रखा है आपने, तो निश्चित रूप से यहाँ की तैयारी के साथ साथ वहाँ की भी तैयारी हो जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निश्चित रूप से मानिए। और यहाँ का जब जीएस को आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे मुख्य परीक्षा के लिए जेपीएससी का, तो निश्चित रूप से वहाँ के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में किसी भी पेपर में आपको कोई दिक्कत आने को नहीं जा। और इसके साथ ही जो मैं यूट्यूब पर क्लासेस दे रहा हूँ जेपीएससी पेपर 1 के, अगर उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी में अगर बिहार और बिहार करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग इतना अगर आप पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा, तो कहीं से कुछ समस्या ही नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस का जीएस पेपर में कोई समस्या नहीं आएगा अगर मैं झारखंड का जीएस पेपर का मेंस का क्लासेस ले लूँगा। उसके बाद ऑप्शनल का जहाँ तक बात है तो फ्यूचर में हमारा टारगेट है ही, ठीक है, बिहार के लिए स्पेशली मुझे सिर्फ LSW पढ़ाना है, वहाँ से और कुछ नहीं पढ़ाना है। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जब भी पढ़ाऊँगा यूपीएससी के लिए मेंस के लिए, तो बिहार के लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिलहाल का जहाँ तक बात किया जाए, झारखंड का जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्राथमिकता आपको रखनी है कि आप झारखंड को प्रिफर कर रहे हैं या बिहार को। ठीक है, एक को बहुत मजबूत कर लीजिए, फिर सेकेंड में हाथ डालिए। एक और प्रश्न उठता है कि बिहार का एग्ज़ाम में भी थोड़ा लेट है, अक्टूबर में होगा या फिर नवंबर में होगा, तो क्या मेंस का भी तैयारी किया जाए? तो निश्चित रूप से मैं शुरू में ही बोला कि मेंस का तैयारी अगर आपका फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट है तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन होता है। फॉर्म भरने से पहले मेंस फिनिश हो गया, मेंस के बाद आप पीटी में भिड़ गए और पीटी के बाद फिर मेंस में भिड़ गए, फिर आपका रिजल्ट जो है कन्फर्म हो जाता है। तो अभी चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी आगे है, कम से कम तो 4-5 महीना समय है, तो कुछ ऐसे सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं जो पीटी और मेंस दोनों के लिए लाभदायक हैं। ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा प्रैक्टिस कर जाइए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो, नहीं भी आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो जो भी ऑप्शनल है तो ऐसे सेक्शन को पकड़िए जो प्रारंभिक परीक्षा के जीएस में मदद करे। ठीक है, या फिर पॉलिटी को पूरा प्रैक्टिस कर जाइए, इंडियन पॉलिटी को, और पीटी में भी काम देगा। ठीक है, तो वहाँ पर स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस ढंग से कुछ रणनीति बना सकते हैं अगले 1 महीने के लिए। लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब फॉर्म आप भर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पीटी पढ़िए, क्योंकि पीटी पास कीजिएगा तभी मेंस देने का मौका मिलता है, यही तो रूल है ना। यही बात करनी थी आपसे बीपीएससी की रणनीति के संदर्भ में। आप लोग तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए, तैयारी आप अच्छी तरह से कीजिए प्लान करके। ठीक है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार और मैथ रीजनिंग पढ़ना है। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो सिर्फ बिहार पढ़ना है। ठीक है, और मेरे विचार से अगर कंप्लीट बिहार पढ़ना है तो 1 सप्ताह का टाइम जो है काफ़ी होता है। लेकिन अंत में आपको डिसीजन लेना है कि आप सक्षम हैं या नहीं 2 आयोगों के एग्ज़ाम्स को संभालने में। नहीं सक्षम हैं, कन्फ्यूजन है, तो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नौकरी करने से मतलब है। ठीक है, लेकिन सक्षम हैं तो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेनेसा IAS आपके साथ है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।